ओके, तो सिलेक्शन ऑफ पोल्स के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे देखो डीसी मशीन में क्या है कि जैसे कल अपन ने स्टार्ट किया बात की थी कि जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका आपके आयरन कॉपर लॉसेज हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके बारे में अपने डिटेल में बात की थी कि जो डिजाइन ऑफ डीसी मशीन है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद में अपन ये बात करते हैं कि अगर कोई भी डीसी मशीन अगर मेरे को मान लो डिजाइन करनी है तो उसके नंबर ऑफ पोल्स हैं, यानी उसमें जो पोल्स की संख्या है वो मेरी कितनी होनी चाहिए और उसका जो सिलेक्शन है वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके बारे में अपन आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर इस पॉइंट की अपन बात करें कि सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स में तो जो कंटेंट है वो दो कंटेंट है मेन। तो पहला कंटेंट ये है कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर के फैक्टर्स कौन कौन से आपके डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ पोल्स के अंदर। और दूसरा है कि चॉइस ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, यानी पहले तो है कि फैक्टर्स क्या क्या होनी चाहिए आपके, और उसके बाद में है कि दूसरा चॉइस, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स हैं वो उसकी जो चॉइस है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कुछ मैंने फैक्टर्स पे जो डिपेंडिंग फैक्टर्स है उनकी वैल्यू मैंने बताई है कि ये आपके अलग अलग चीज़ें हैं कि जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उनके जो डिपेंडिंग फैक्टर है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब किसी भी डीसी मशीन की जो रिवर्सल फ्लक्स रिवर्सल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। अब आप बात करोगे कि सर डीसी मशीन के अंदर फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है तो आप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात बार बार क्यों करते हो। लेकिन डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो होती है, जीरो हर्ट्ज होती है, ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आपको ये पता है कि ये चीज़ होती है कॉम्यूटेटर और ब्रशेज के बाद में, मतलब उस टाइम के बाद में जो आपको वेव से मिलेगी दैट विल बी डीसी वेव। उससे पहले जो भी वेव फॉर्म मिलेगी जो आपके आर्मेचर कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म मिलती है वो आपकी एसी नेचर की ही होगी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का क्या डिपेंडिंग फैक्टर, मतलब फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर है कि आयरन पार्ट है किसी भी डीसी मशीन का है वो कैसे इफेक्ट कैसे डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर। उसके बाद में है कि जो कॉपर का वेट है, कंडक्टर में जो भी कॉपर यूज लोगे उसका जो वेट है वो आपका नॉम पोल्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। फिर लेबर कॉस्ट पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में बात करेंगे। और पांचवी जो चीज़ है वो है कम्यूटेटर लेंथ, यानी कम्यूटेटर की लेंथ क्या होती है वो मैं बताऊंगा। कम्यूटेटर की लेंथ क्या होती है, बेसिकली जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, मतलब ब्रशेज के पहले कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा कि जिससे अपन कम्यूटेटर और ब्रशेज से कैसे ब्रशेज होते हैं वो कम्यूटेटर के आपके टच होते हैं और वो तो होते हैं फिक्स होते हैं, लेकिन कम्यूटेटर आपका रोटेट करता रहता है। तो उसकी जो लेंथ है वो कैसे आपके डिपेंड करेंगी। और उसके बाद में फ्लैश ओवर, फ्लैश ओवर का बेसिकली मतलब ये है कि स्पार्किंग मान सकते हो आप उस तरीके को कि जैसे एक आपका जो ब्रश है कम्यूटेटर से ब्रश कनेक्टेड है, दूसरा ब्रश कनेक्टेड है। तो जब कम्यूटेटर का मूवमेंट हो रहा है तो एक ब्रश से दूसरे ब्रश के ऊपर जैसे वो जाता है तो उस टाइम पे जो कनेक्शन होता है, मतलब उसका अटैचमेंट और उसका डिसअटैचमेंट, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको अपन फ्लैश ओवर बोलते हैं या स्पार्किंग अपन बोलते हैं। और सातवां जो पॉइंट है वो है डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड एमएमएफ। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो 7 फैक्टर्स हैं, वो आपके नंबर ऑफ पोल्स पे कैसे डिसाइड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पोल्स को अगर कम या ज़्यादा करोगे तो इन इन चीज़ों पे क्या इफेक्ट आपका आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पे, उसके आयरन के पोर्शन पे, मतलब कितना उस मशीन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी उसके लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लेबर कॉस्ट क्या होगा, कम्यूटर लेंथ कितनी होगी और फ्लैश ओवर क्या होगा। और जो फील्ड एमएमएफ है उसका डिस्टोर्शन है वो आपके नंबर ऑफ पोल से किससे डिसाइड होगा। तो इन सब के बारे में आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी का देखो अभी आप EE 306 में भी आप पढ़ रहे हो कि जो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है NS उसकी वैल्यू होती है आपकी 120 F/P, 120 F/P। तो अगर मैं पोल्स की टर्म में लिखूँ, इसको पोल्स की टर्म में लिखूँ तो P इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं 120F/NS, P इक्वल टू 120F/N, ठीक है। अगर मान लो कि ये आपका कांस्टेंट है, मतलब स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पी आप इंक्रीज करोगे, पी अगर आप इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी। और कल मैंने बताया था कि जो आपकी एडी करंट लॉसेज हैं और हिस्टैरिसीस लॉसेज हैं, दोनों के दोनों जो लॉसेज हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या, अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो जो एडी करंट लॉसेज हैं वो भी आपके इंक्रीज होंगे, एडी करंट लॉसेज भी आपके इंक्रीज होंगे। और दूसरे ये आपके जो हिस्टैरिसीस लॉसेज हैं वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेज इंक्रीज होंगे तो आपके ओवरऑल जो लोड है, ओवरऑल जो लॉसेज हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए इसलिए अपन क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाना है आपको
फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ पोल भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, या मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ पोल अगर आप इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से आपके लॉसेज भी इंक्रीज होंगे, तो आपको एक जगह पे जाके क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम फ्रीक्वेंसी को कितना इंक्रीज कर सकते हैं कि जिससे हमारे लॉसेज हैं वो भी हमारी लिमिट के अंदर रहे और नंबर ऑफ पोल्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाए। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को अपन क्या करते हैं 25 से 50 हर्ट्ज के बीच में ही अपन कांस्टेंट रखते हैं, या 25 से 50 हर्ट्ज के बीच में लेकर चलते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी 50 हर्ट्ज है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मैं डीसी मशीन के आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्मेचर के अंदर जो वेवफॉर्म जनरेट होगी वोल्टेज या करंट की, उस फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपन लिमिटेड करते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। तो पहला अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ कि फ्रीक्वेंसी है उसका नंबर ऑफ पोल्स पे क्या इफेक्ट आएगा। मतलब कोई भी मशीन अब जब आप डिजाइन करोगे तो फ्रीक्वेंसी से आपके नंबर ऑफ पोल डिसाइड होते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ पोल भी ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नंबर ऑफ पोल भी ज़्यादा कम होंगे। तो कोई भी डिजाइनर जब आपको कोई मशीन डिजाइन करने के लिए बोलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पे उसकी डिपेंडेंसी कैसे होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ पोल्स कैसे डिपेंड करते हैं। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ आयरन पार्ट नंबर। अब आप बोलोगे कि सर ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, यस डेफिनेटली पूछी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो, कि ये पूछ सकता है कि अगर आपको किसी भी डीसी मशीन के अंदर पोल्स हैं उनका सिलेक्शन करना है, मान लो कि आपका ये 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी डीसी मशीन के अंदर पोल को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन पे वो कैसे कैसे डिपेंड करेगी। तो फैक्टर्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उन पे कैसे कैसे उनकी डिपेंडेंसी होगी। तो मैं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आप इसको लैंग्वेज की फॉर्म में अपने आप से उसको एनालिसिस कर सकते हो या लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी पे लैंग्वेज की फॉर्मेट में वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं कंसाइज फॉर्म में जो उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है या जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला टॉपिक तो पहला तो आपका जो पॉइंट है फ्रीक्वेंसी वो कंप्लीट हुआ। दूसरा है नंबर ऑफ आयरन पार्ट। नंबर ऑफ आयरन पार्ट का मतलब क्या, आयरन पार्ट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन उसका देखते हैं। देखो ये बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो इसके अंदर मैंने क्या है, दो टाइप की मशीन ली है, डीसी मशीन ली है। एक डीसी मशीन ली है जिसके अंदर नंबर ऑफ पोल मेरे 2 है, और एक डीसी मशीन ली है जिसके अंदर नंबर ऑफ मेरे पोल हैं वो 4 पोल है। मतलब एक बार मैंने 2 पोल की मशीन ली है, एक बार मैंने 4 पोल की मशीन ली है। तो बेसिकली अपन नंबर ऑफ पोल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पोल्स के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि आयरन पार्ट जो भी मशीन के अंदर चाहिए। आपको पता है कि जो कोर बनी होती है वो आपकी आयरन की बनी होती है, और जो कॉपर वायर्स होते हैं वो आपके कॉपर्स के बने होते हैं। वायरिंग होती है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आपकी कॉपर की बनी होती है। तो अपने को आयरन पार्ट बेसिकली क्या सा है, ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, आयरन पार्ट है, जिसके अंदर आपका फ्लक्स क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, फ्लक्स आपका रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये 2 पोल की मशीन है, ये मेरी 4 पोल की मशीन है। तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई मशीन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टन्स में आ रहा हूँ मेरे टी है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि मैं हमेशा ये मान के चलता था कि सपोज करो कि नंबर ऑफ पोल अगर मान लो पी है, नंबर ऑफ पोल पी है, और फ्लक्स पर पोल मेरा कितना है, फ्लक्स पर पोल मेरा है 5। सपोज करो फ्लक्स पर पोल मेरा कितना है 5, तो मैं बोलूँगा कि मशीन के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा 5 इंटू पी। टोटल फ्लक्स कितना होगा 5 इंटू पी। उसी तरीके से मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टी टन्स है मेरी टी है, और फ्लक्स पर टन यानी एक टन पर जो मेरा फ्लक्स है वो मेरा है 5। तो टोटल फ्लक्स फ्लक्स कितना हो जाएगा मशीन के अंदर 5 इंटू टी। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 इंटू टी। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो मशीन के अंदर टोटल फ्लक्स 5T है तो 2 पोल की मशीन है उसमें कैसे वो डिपेंड करेगा या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और 4 पोल की मशीन के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो अपन देखते हैं इसी चीज़ को। तो देखो क्या हुआ कि अगर 2 पोल की मशीन है इसका मतलब अगर 5T टोटल फ्लक्स है, 5 इंटू टी अगर टोटल फ्लक्स है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5T डिवाइड बाई 2 तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, इस पोल से आएगा, और 5T डिवाइड बाई 2 पोल किससे आएगा, यहाँ से आएगा। यानी आधा फ्लक्स तो यहाँ से आएगा और आधा फ्लक्स कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आएगा, ठीक है। आधा फ्लक्स अगर ऊपर से आ रहा है, आधा फ्लक्स अगर नीचे से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोर है, तो यहाँ से देखो, सब ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो ये 5T/2 अगर यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5T/4 यहाँ से आ रहा होगा, मतलब इधर से आ रहा होगा 5T/4, और 5T/4 ही किधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा। दोनों जब यहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा 5T/2। इसी तरीके से
5T/4 फ्लक्स इधर से आ रहा होगा और 5T/4 फ्लक्स इधर से आ रहा होगा और दोनों यहाँ पे मिलेंगे और फ्लक्स किधर जाएगा 5T/2। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि 5T/2 एक पोल से आएगा और 5T/2 ही दूसरे पोल से आएगा, एक यहाँ से आएगा और 5T/2 ही यहाँ से आएगा। लेकिन ये जो योग है, ये इसको अपन बोलते हैं योग, क्योंकि योग का काम क्या होता है, फ्लक्स को सर्कुलेट करवाना या फ्लक्स उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्लक्स उसमें से रोटेट होता है। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो योग है, इस योग में आपका फ्लक्स कितना है 5T/4, इस योग में कितना फ्लक्स है 5T/4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो पोल की मशीन है, उसके अंदर योग के अंदर फ्लक्स कितना होगा आपका 5T/4, योग के अंदर कितना फ्लक्स होगा 5T/4। इसी तरीके से अगर चार पोल की मशीन है तो टोटल फ्लक्स अगेन कितना है आपका 5T, टोटल फ्लक्स क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स T है, पर पोल कितना है आपका, पर फ्लक्स कितना है 5 है, तो 5T टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चार पोल की मशीन है मतलब एक पोल से कितना आएगा आपका 5T/4, जैसे यहाँ पे 5T/2 था, यहाँ पे 5T/2 था, यहाँ पे कितना होगा 5T/4। तो यहाँ से भी 5T/4 आएगा, यहाँ से भी 5T/4, यहाँ से भी 5T/4 और यहाँ से भी 5T/4, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5T। अगर यहाँ से 5T/4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा 5T/8 और यहाँ से भी कितना आएगा 5T/8, दोनों यहाँ पे मिलेंगे, दोनों मिलके और ये 5T/4, तो ये 5T/4 और ये भी 5T/4। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, दोनों अगर डायग्राम बनाए और दोनों में इतनी जो चीज़ें समझाई है, तो उसका ये कंक्लूजन हुआ कि अगर दो पोल की मशीन है तो उसके अंदर जो योग है, दो पोल की मशीन के अंदर जो योग है, उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 5T/4 होगी। और फोर पोल की अगर मशीन है, फोर पोल की अगर मशीन है तो फोर पोल की मशीन के अंदर आपका योग के अंदर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका 5T/8। ठीक है, तो फ्लक्स इन योग 5T/4 इन टू पोल मशीन एंड फ्लक्स इन योग इक्वल टू 5T/8 इन द केस ऑफ फोर पोल मशीन। ठीक है, तो अब इसका देखो क्या इफेक्ट होता है कि अभी आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ पोल अगर मैंने बढ़ाए हैं, तो मैं इसका एक कंक्लूजन और क्या बता सकता हूँ कि अगर आपने नंबर ऑफ पोल बढ़ाए हैं, अगर पी की संख्या बढ़ाई है, पहले दो पोल की मशीन थी फिर चार पोल की मशीन ने, तो पी चार अगर पी अगर इंक्रीज किया है तो इसके अंदर फ्लक्स आपका योग के अंदर 5T/4, इसमें है 5T/8। यानी अगर आपने फ्लक्स बढ़ाया पर अगर पोल की संख्या बढ़ाई है तो योग के अंदर जो फ्लक्स होगा, योग के अंदर जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी कम हो जाएगी। योग की वैल्यू, योग के अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू वो क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। यानी अगर आप नंबर ऑफ पोल बढ़ाओगे तो योग के अंदर जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे था 5T/4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5T/8। अब इसका क्या इफेक्ट आता है ये देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, यही चीज़ है कि वेन नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करते हैं तो फ्लक्स इन योग आपका डिक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर जितना योग के अंदर फ्लक्स कम होगा, ध्यान से देखने की जरूरत है या ध्यान से सुनने की जरूरत है कि योग के अंदर जितना फ्लक्स आपका कम होगा, योग के अंदर जितना फ्लक्स आपका कम होगा उतना ही आपको आयरन उस मशीन के लिए कम जरूरत होगा। यानी आयरन रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफरिंग फ्लक्स इज इन योग इज डिक्रीज। अगर आपका नंबर ऑफ पोल्स अगर आपने इंक्रीज किए हैं तो आपका योग के अंदर फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, और योग के अंदर फ्लक्स अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उस फ्लक्स को सर्कुलेट करवाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है मशीन के अंदर वो भी आपकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। यानी अपना जो टॉपिक था फ्रीक्वेंसी के बाद का, फ्रीक्वेंसी बाद टॉपिक क्या था आयरन पार्ट के बारे में, कि आयरन पार्ट आपको कितना ज़रूरत होगा, आयरन पार्ट आपको कितना ज़रूरत होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि आयरन पार्ट और जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि अगर आपने नंबर ऑफ पोल्स अगर इंक्रीज किए हैं, नंबर ऑफ पोल्स अगर इंक्रीज किए हैं तो योग के अंदर जो फ्लक्स है, योग के अंदर जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी फ्लक्स की। और फ्लक्स की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो जो आयरन रिक्वायरमेंट होगी आपको वो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा योग के अंदर, और आयरन रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफर करने के लिए वो भी कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर बढ़ाओगे तो आयरन की पार्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कम होगी, और अगर आयरन रिक्वायरमेंट कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल कॉस्ट भी आपकी क्या हो रही है सेव हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ में यानी नंबर ऑफ पोल्स को कम या ज़्यादा करने से आपका जो आयरन पार्ट है उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो इसके बारे में अपन ने बात की। तो पहला अपना फ्रीक्वेंसी कवर हो गया, दूसरा अपना नंबर ऑफ आयरन पार्ट भी आपके कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद अपन तीसरा देखते हैं वेट ऑफ कॉपर, कि कॉपर का जो वेट है मतलब आयरन जो आपके आर्मेचर बाइंडिंग है उसके अंदर जो आपके वायर बने होते हैं या जो भी कंडक्टर बने होते हैं
वो आपके कॉपर के बने होते हैं, तो उसका आपके नंबर ऑफ पोल्स पे क्या डिपेंडेंसी होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया कि अगेन मैंने क्या किया, 2 पोल और 4 पोल की मशीन ली। यहाँ पे ये मेरी 2 पोल की मशीन है और ये मेरी 4 पोल की मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एन पोल, ये मेरा एस पोल, ये 2 पोल की मशीन, इधर मेरे 4 पोल, तो एन पोल एस पोल, एन पोल और एस पोल, ठीक है। इसके अंदर देखो मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने आपको वाइंडिंग डायग्राम में बता रहा था आपको, तो मैंने ये डायग्राम बनाया था। उसके अंदर ये मैंने बोला था कि ये जो पार्ट होता है ये आपका एक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये जो पार्ट होता है ये आपका इनएक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर कोई भी आपका वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं वोल्टेज जनरेट होता है? क्योंकि ये जो आपका पोल्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में नहीं होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब उनके अंडर में नहीं होता है। अगर उनके अंडर में होगा तो उसमें भी ईएमएफ जनरेट होता है, तो ये इनएक्टिव पार्ट होता है। तो देखो अगर यहाँ पे देखो कि एन पोल और एस पोल की, देखो यहाँ से मैं एक चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ कि ये एन पोल ये एस पोल, यहाँ से अगर कोई कंडक्टर है, ये आपका एंटर हुआ, कंडक्टर एंटर हुआ और ये कंडक्टर एंटर होके ये पोल और फिर यहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है। तो ये अगर एक में टन्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो वायर की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्स्ट्रा वायर की रिक्वायरमेंट, ये वाली एक्स्ट्रा वायर की रिक्वायरमेंट है, ये वाली एक्स्ट्रा वायर की रिक्वायरमेंट है। अगर अपन 4 पोल की बात करें तो ये एक मेरा एक पोल है, ये मेरा एक पोल है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर एंटर किया और ये मेरा ऐसे कंडक्टर गया, ऐसे गया और ये मेरा कंडक्टर नीचे आ गया। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की होगी तो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है और इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम है इस केस में, इसके कंपेरिजन में। अगर मान लो यहाँ पे अगर x कॉपर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे अगर y कॉपर की रिक्वायरमेंट है, 2 पोल के अंदर अगर x रिक्वायरमेंट है, 4 पोल के अंदर y रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोलता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो y से ज़्यादा है, x की वैल्यू y से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ पोल बढ़ाओगे, अगर नंबर ऑफ पोल अगर आप इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ पोल अगर इंक्रीज करोगे तो आपका नंबर ऑफ पोल इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, जो इनएक्टिव कॉपर वाइंडिंग है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये लेंथ है आपकी, दो पोल की मशीन के अंदर ये लेंथ है और यहाँ पे क्या लेंथ है, ये वाली ही लेंथ है जो कि आपकी इससे कम होगी, ठीक है। तो इनएक्टिव कॉपर वाइंडिंग रिड्यूस होती है जिससे क्या होता है कि आपका जो कॉपर है उसकी क्या होती है, सेविंग होती है। तो ये कह सकता हूँ कि अगर नंबर ऑफ पोल अगर आप इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ पोल अगर आप इंक्रीज करोगे, अगर पोल्स इंक्रीज किए हैं तो जो वेट ऑफ कॉपर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि P अगर इंक्रीज करोगे तो जो आयरन पार्ट है उसकी वैल्यू भी आपकी कम होती है, और अगर P आप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पोल बढ़ाओगे, तो आपके जो पोल्स के आपके जो कॉपर वाइंडिंग कंडक्टर के लिए जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैल्यू भी आपकी कम होती है। तो नंबर ऑफ पोल्स पे आपका आयरन पार्ट और कॉपर पार्ट कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में अपन ने डिटेल में ये बात की है कि आयरन पार्ट और कॉपर पार्ट पे नंबर ऑफ पोल्स का क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट में क्या है कि देखो लेबर कॉस्ट क्या है कि ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लास्ट ईयर में कि E इक्वल टू होता है NP5/60 इंटू जेड अपॉन ये, और ये बहुत बार ये फॉर्मूला काम में आया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 60 मेरा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल मेरे का मान लो कांस्टेंट है, 5 मेरा कांस्टेंट है, तो जो E है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZN/A। अगर आपकी लैप वाइंडिंग है, दो टाइप की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग हो तो ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके 2 के बराबर होंगे, और लैप वाइंडिंग होगी तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके पी के बराबर होंगे। अगर माने लैप वाइंडिंग में कंसिडर कर लेता हूँ तो ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, पी। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू ZN/P। या मैं ये बोल सकता हूँ कि ई इज प्रोपोर्शनल टू ZN/P है, तो मेरा जेड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, EP/N, EP/N। अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, अगेन मैं मान लेता हूँ कि E और N कांस्टेंट है, तो Z इज प्रोपोर्शनल टू P। यानी अगर नंबर P बढ़ाओगे, मतलब पोल्स की संख्या बढ़ाओगे, तो जो नंबर ऑफ कंडक्टर हैं उनकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नंबर ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ेंगे तो देखो मैंने एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि
वाइंडिंग डायग्राम अपन ने बनाया था, तो वाइंडिंग डायग्राम में मैंने अलग अलग बताए थे कि नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं आपके, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर आपको एक बार मैंने बताया था कि 24 स्लॉट की अगर आपकी पोल है, मतलब 24 स्लॉट्स हैं। एक बार आपने 36 स्लॉट्स के बारे में बात की थी। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की होगी कि 24 स्लॉट होंगे ना, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो भी कम होंगे। और आपको पता है कि एक टर्न्स के अंदर 2 कंडक्टर होते हैं, यानी 24 स्लॉट हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कुछ भी हैं, तो उसके अंदर जो कंडक्टर्स होंगे उनकी वैल्यू भी कोई होगी। अगर मैं 36 स्लॉट्स की अगर मशीन की बात करूं, तो उसके अंदर स्लॉट्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे तो आपके कंडक्टर भी बढ़ जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे स्लॉट्स कम है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी कम है और नंबर ऑफ कंडक्टर भी कम है। जहाँ पे स्लॉट ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ कंडक्टर भी ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि जब 24 स्लॉट का आपने वाइंडिंग डायग्राम बनाया था और 36 स्लॉट का वाइंडिंग डायग्राम बनाया था, तो 36 स्लॉट का जो वाइंडिंग डायग्राम बनाया था वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कंपेयर टू 24 के स्लॉट से। तो ये तो जब आपने पेपर पे काम किया तब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा। अगर उसी चीज़ को अगर आप हाथ से डिज़ाइन करो, हाथ से डिज़ाइन मतलब कोई एक आपको डीसी मशीन दी गई है, उसमें आपको कंडक्टर दे दिए हैं और आपको ये बोला गया है कि इसको ऐसे डिज़ाइन करो, मतलब एक नंबर स्लॉट पे आप एक एक जो वायर है एक साइड है उसको आप एंटर करो, फिर 8 नंबर स्लॉट पे डालो, फिर 9 से स्टार्ट करो, फिर अगले स्लॉट पे डालो। तो एक तो 24 स्लॉट की अगर वाइंडिंग डायग्राम बना रहे हो, एक 36 स्लॉट की वाइंडिंग डायग्राम बना रहे हो या उसकी वाइंडिंग की डिज़ाइन कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि जो 36 स्लॉट का जो डीसी मशीन है उसको डिज़ाइन करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आपके पास में कोई मशीन है, कोई आकर मान लो कि इलेक्ट्रीशियन है जो आपको ये बोलता है कि 24 स्लॉट है, तो उसकी वाइंडिंग अगर डिज़ाइन करनी है या वाइंडिंग को बांधना है तो वो बोलेगा कि 200 रुपये चाहिए। लेकिन आप उसको बोलोगे 36 स्लॉट की है तो वो बोलेगा कि मेरे को 300 रुपये चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ स्लॉट बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ कंडक्टर भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ने से क्या हो रहा है कि आपकी जो डिजाइनिंग कॉस्ट है या लेबर कॉस्ट है या उस मशीन को डिजाइनिंग करने का या उसकी वाइंडिंग डालने का जी कॉस्ट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने पोल्स बढ़ाए हैं तो आपके कंडक्टर भी बढ़ेंगे और कंडक्टर बढ़ेंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेबर कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इन इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। तो देखो आज की जो आज मैं क्लास को अभी एंड करता हूँ जिसमें मैंने क्या क्या बताया आपको कि आज की क्लास के अंदर अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है, नंबर ऑफ आयरन पार्ट के बारे में बात की है, कॉपर का जो वेट है उस पर आपके नंबर ऑफ पोल्स कैसे डिपेंड करेंगे उसके बारे में बात की है, और चौथी बात की है अपने लेबर कॉस्ट की। तो देखो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो उस पर कैसे नंबर ऑफ पोल्स पे ठीक है, मतलब पी अगर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी की बढ़ेगी। अगर आप नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाओगे तो जो आयरन पार्ट रिक्वायरमेंट होगा उसकी वैल्यू आपकी कम होगी, और अगर नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करोगे तो जो कॉपर रिक्वायरमेंट होगा उसकी वैल्यू भी कम होगी, और अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टर्स की वैल्यू बढ़ेंगी, और कंडक्टर्स की वैल्यू बढ़ेंगी तो आपकी लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो 3 पैरामीटर्स बच गए हैं, कम्यूटेटर लेंथ, फ्लैश ओवर एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन ये बोलेगा कि अगर आपको किसी डीसी मशीन के अंदर अगर पोल्स को अगर सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको सारे के सारे पैरामीटर्स ये लिखने हैं कि सिलेक्शन ऑफ पोल्स के अंदर ये पैरामीटर्स मेरे डिपेंडिंग पैरामीटर हैं, कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड होगा, इस पे कैसे डिपेंड होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और इनकी जो डिटेल है वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स में क्या रिलेशन है, आयरन पार्ट और फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन क्या है, पोल्स के अंदर क्या रिलेशन है, और कॉपर पार्ट और आपके पोल्स के अंदर रिलेशन क्या है, और लेबर कॉस्ट और आपके नंबर ऑफ पोल्स के अंदर क्या रिलेशन है। अब अगर कोई भी किसी को डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट है? सर अतुल, हाँ हाँ हाँ। सर शुभम। वो तो आर्मेचर के अंदर होते हैं सर, वो कंडक्टर तो। हाँ हाँ, आर्मेचर के अंदर थे कंडक्टर, बिल्कुल। और ब्रशेज बाहर होते हैं। हाँ, बस से बाहर होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो सर पोल भी उसी मोटर में होता है, तो वो उनसे क्या मतलब है उन चीज का? मतलब आर्मेचर का उससे क्या मतलब है, ये जो पूछना आप चाहते हैं? बोल रहे हो ना, कंडक्टर बढ़ेंगे पोल हाँ हाँ बढ़ाने पर।
हाँ हाँ हाँ। तो वो कैसे?